चलो लेक्चर 2 में अपने अब आगे करेंगे। अपलोड कर दिए, लिख दो, हो जाएगा, समझा। लेक्चर 2 में अपने आगे पढ़ेंगे सर, स्टेज 1 का बात करेंगे, स्टेज 2 का बात करेंगे, स्टेज 3 का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। एक बुक दो ना नया वाला, जिसका मैंने लास्ट क्लास लिया था, किसका लिया था? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। जानवी आप किए थे लास्ट क्लास अटेंड? नूर तुम, अमन? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 का बच्चा अपने बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में इसको चार्ट वार्ट समझे थे, और अपने बात करेंगे सर अलग अलग स्टेज के बारे में। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं स्टेज 1 का बात करता हूँ। याद है स्टेज 1 कहाँ खत्म होता है तुम लोग को? जहां पे एपी और एमपी बेटा मीट कर जा रहा है, वहां पे स्टेज 1 क्या हो जाएगा मेरा? खत्म हो जाएगा, यस और नो? तो लिखो इन स्टेज 1, इन स्टेज 1 TP increases at an increasing rate. TP increases at an increasing rate. TP increases at an increasing rate. TP increases at an increasing rate, है ना? फुल स्टॉप। बोथ, याद करो एपी एमपी दोनों बढ़ता है क्या शुरुआत में? स्टेज 1 में दोनों ही बढ़ रहा था दृष्टि, क्योंकि एपी भी बढ़ रहा है एमपी, लेकिन एमपी बाद में गिरना भी स्टार्ट हो गया, एपी गिरा नहीं था। लिखो बोथ एपी एंड एमपी राइजेस, बोथ एपी एंड एमपी राइजेस, लिखा। और कौन ऊपर था स्टेज 1 में, वो भी याद करो। हर बार स्टेज 1 में एमपी ऊपर था, एपी नीचे था। एंड एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एंड एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस स्टेज एंड्स वेयर, दिस स्टेज एंड्स वेयर एपी इक्वल टू एमपी, और कौन अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है? थप्पड़ खाओगे? एपी और एमपी जहां बराबर होता है वहां पे एपी का मैक्सिमम होता है, और एपी इज मैक्सिमम। जो शेड्यूल बनवाया था वो देखो तुम लोग साथ साथ, जहां एपी और एमपी मैक्सिमम है वहां पे एपी और एमपी मिल रहा है, वहां पे एपी अपने मैक्सिमम पे। चेक कर लो, चाहे तो 130 ना क्या आया था फिगर, मेरे को याद नहीं है। यस और नो? देखो मेरे पास कोई बुक थोड़ी खुला है, वो खाली घटिया वाला पेज खुला है, बट सब याद तो है ना दिमाग में, तुम लोग को भी याद करना पड़ेगा सब। क्लियर? और एक चीज लिखो स्टेज में, इस स्टेज में एपी घटता नहीं है, एपी बढ़ता रहता है, मगर एमपी बढ़ के घटना भी स्टार्ट हो जाता है स्टेज में। क्या बोला मैंने? स्टेज में एमपी बढ़ता भी और घटता भी। लिख लो इन दिस स्टेज, जितना लिख पाओ लिख लो। इन दिस स्टेज एमपी इनिशियली इंक्रीजेस, एमपी इनिशियली इंक्रीजेस, but later on starts decreasing, however AP keeps on increasing and reaches maximum। ये दूसरी बार लिखा रहा हूं मैं इस पॉइंट में, कि याद रहे तुमको एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, ठीक है, एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया स्टेज में। ये हो गया मेरा स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या हुआ सर? टीपी इंक्रीज कर रहा है बहुत अच्छे से, एपी एमपी दोनों बढ़ रहा है, एपी कम रहता है एमपी ज्यादा रहता है, और एपी और एमपी जहां मिलता है वहां पे स्टेज 1 क्या हो जाता है? एमपी बढ़ के घटना भी स्टार्ट हो जाता है, मगर एपी कभी घटता नहीं है, एपी हमेशा बढ़ते चला जाता है। क्लियर हो गया? आप लोग देखो लेक्चर 2 अभी समझो, आज ही जाके लेक्चर 1 देख लेगा, उसके बाद जो पढ़ाया सब मिलाते रहना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। लेक्चर 1 बहुत मेहनत से पढ़ाया था मैंने, तो आराम से समझ में आ जाएगा। लेक्चर 1 का वीडियो जो नहीं देखा है प्लीज देख लेगा। स्टेज 2,
देखो बेटा स्टेज 2 में सर टीपी का हालत खराब। टीपी बढ़ तो रहा है मगर बढ़ने का रेट, मैं ये नहीं बोल रहा टीपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है मगर बढ़ने का रेट, टीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहला चीज, टीपी बढ़ रहा है मगर टीपी का बढ़ने का रेट थोड़ा कम हो गया, राइट। नेक्स्ट, एमपी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एमपी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड, बोलो ना रे भाई, एंड बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द स्टेज, एंड बिकम जीरो एट द एंड ऑफ द स्टेज, राइट, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। यस और नो सर? यस सर। अच्छा, कौन अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, चरम सीमा पे? वेरी गुड जानवी। टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एपी गिरना स्टार्ट हो जाता, जो एपी बढ़ रहा था वो एपी गिरना स्टार्ट हो गया। एंड लास्ट, बोथ, ऑल्दो लिखो, ऑल्दो बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स, बट इस बार एपी ग्रेटर देन एमपी। यस और नो? एपी ग्रेटर देन एमपी। ये पूरा स्टेज 2 का कहानी हो गया। ये पूरा किसका कहानी हो गया? स्टेज 2 का कहानी हो गया। लिख लिया? स्टेज 3 में घुस जाओ सर। स्टेज 3 में गुनगुन क्या बात हो रहा था, याद है क्या? टीपी क्या होगा? टीपी नेगेटिव नहीं होगा। टीपी का क्या लिखो बोलो? टीपी का क्या लिखो बोलो? इन दिस स्टेज टीपी डिमिनिशेस, टीपी डिमिनिश कर जाता है, घट जाता है ना? घटता है, डिमिनिश मतलब पूरा ही नेगेटिव हो गया ना? नेगेटिव नहीं, डिमिनिश मतलब गिरना। डिक्रीज डिमिनिश एक ही तो होता है, वैनिश थोड़ी बोल रहा हूँ, डिमिनिश बोल रहा हूँ, ठीक है। टीपी डिमिनिशेस, ठीक है। एमपी टर्न्स टू बी नेगेटिव, या एमपी टर्न्स नेगेटिव, एमपी टर्न्स नेगेटिव। एपी क्या हो रहा है? गिर रहा है क्या? एपी देखो, ये मत लिखो एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एपी कीप्स ऑन फॉलिंग। ऑलरेडी गिर रहा था, गिरते ही जा रहा है, ऑलरेडी गिर रहा था। एपी और टीपी को सेम सेंटेंस में नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एपी कीप्स ऑन फॉलिंग, बट क्या लिखने वाला पता है? बट डज नॉट बिकम जीरो ही नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से होगा? एपी का भी जीरो ही नहीं होता तो नेगेटिव कहां से होगा? यस और नो? एपी कीप्स ऑन फॉलिंग बट डज नॉट बिकम जीरो। एपी गिरेगा मगर कभी जीरो नहीं होगा। यस और नो? समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? ये तीनों स्टेज का कहानी हम लोग का सर, याद रखना, ये तीनों स्टेज का कहानी है सर, ठीक है। अच्छा, हाँ, स्कूल में मनी है तो हनी है। एक नोट लिख लो, मैंने बोला था क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? लिखाया था क्या नोट? लिख लो, द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या इसको ऐसे भी बोल सकता है, इधर देखो, बुक में चीज नहीं लिखा, तुमको समझना पड़ेगा। बुक में चीज लिखा, तुमको एमपी का मैक्सिमम पॉइंट को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलूं जहां से एमपी अपना स्लोप बदल लेता है। पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, उसके बाद स्लोप बदल के गिरने लगा। जहां पे मैक्सिमम होने का तो क्या हो गया? गिर गया। तो एमपी जहां पे अपना स्लोप बदल लिया, क्या बदल लिया? उसी पॉइंट को इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो लिखो, और द पॉइंट वेयर एमपी चेंजेस इट्स स्लोप, लिख लो, और द पॉइंट वेयर एमपी चेंजेस इट्स स्लोप, or the point where MP changes its slope is called point of inflection, or the point where MP changes its slope is called point of inflection.
जिस पॉइंट बेटा एमपी अपना स्लोप बदल लेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाओ। अच्छा एक चीज बताइए, तुम लोग के स्कूल में एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हुआ है? एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट किसी स्कूल में हुआ है? किसी स्कूल में चैप्टर हुआ है क्या? हाँ, एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला पार्ट हुआ है क्या सर? एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हुआ है क्या सर? है क्या? मतलब बुक में जो लिखा हुआ है जैसे एक चीज आ रही है। हाँ, बुक में जो लिखा हुआ है ना सिलेबस वही है, जैसे एक चीज आ रहा था, रिटर्न्स टू स्केल। तो ये एक्सप्लेनेशन है क्या? ये वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट है, अजम्पशन। हाँ, और assumption भी पढ़ाऊंगा, और explanation है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट फॉर टेस्टिंग है, शेड्यूल जो है, शेड्यूल तो डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्री स्टेजेस है, वो हो गया, एक्सप्लेनेशन तो कर लियो, और स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस। बस ठीक है ना? ठीक, आ जाओ assumptions लिखो फिर। तो एक्सप्लेनेशन वो वाली स्टेजेस की, खाली स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन है ना? ठीक है, चलो मैं हालांकि मार्क कर दे रहा हूँ पार्ट, अगर स्कूल में हो तो देख लेना तुम लोग। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, कौन सा वो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट लिखो, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। assumptions of the law of variable proportion, assumptions of the law of variable proportions। ये लॉ काम करेगा। अच्छा लॉ क्या है तुम लोग को पता है क्या? साधना रचिता नहीं ना पता? किसको पता है लॉ क्या है? दृष्टि लॉ क्या बोलता है? जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। तुम लोग सीधा बात पढ़ो, 5 मिनट मेरा बात समझ लो, तुम लोग को थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे तुम एक जमीन पे लेबर लगाना स्टार्ट करेगा, शुरुआत में प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा, और लेबर लगाएगा ना, ओवर क्राउड हो जाएगा तो प्रोडक्शन धीरे धीरे घट जाएगा और बाद में और गंदा हो जाएगा। तो तुमको जब लग रहा है कि लेबर हो चुका है मैक्सिमम, वहीं पे प्रोडक्शन को क्या कर दो? स्टॉप कर दो। ये लॉ बोलता है प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, और मत करो प्रोडक्शन। लेबर को मतलब लेबर का जो लेबर हो उसको रोक दो, प्रोडक्शन तो करो। लेबर का यूटिलाइजेशन एक्सेस हो चुका है, उससे ज्यादा मत लगाओ। प्रोडक्शन तो करेगा मगर लेबर के थ्रू और एक्स्ट्रा लेबर के थ्रू प्रोडक्शन मत करो। जितना लेबर है उसी पे करो काम। तो लॉ क्या बोल रहा है? एक लैंड पे जितना लेबर मैक्सिमम उतने लगाओ, उससे ज्यादा लेबर लगाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा? कुछ सोचो ना, बातचीत हो जाएगा, काम आइडल होगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। ये लॉ बोलता है। कौन सा लॉ? तो इस लॉ में ये होता है कि शुरुआत में टीपी बहुत अच्छा बढ़ता है, उसके टीपी का बढ़ने का रेट थोड़ा कम हो जाता है और बाद में टीपी घट जाता है। समझा मेरा बात? तो अब ये लॉ का कुछ assumptions है। क्या है पीयूष? 4-5 assumptions, तो assumptions पढ़ते हैं। पहला assumption लिख लो सर, पहला assumptions लिखो, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट सर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और ये assumptions होने के लायक है, बिल्कुल है। क्यों है सर बताओ? सुनो ध्यान से, मैं लिख लिया पहले फिर समझाता हूँ। लिख लिया? सुनो, मैंने एक जमीन में 6 को लेबर को लगाया। कितना लेबर को? शुरुआत में टेक्नोलॉजी बहुत गंदा था, शुरुआत में टेक्नोलॉजी ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो शुरुआत में बढ़ा, उसके 7वां 10वां 15 लेबर को लगाया ना, टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ये तो गलत हो गया, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ेगा मगर बाद में प्रोडक्शन, बट अगर तुम्हारा बाद में टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गया बेटा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, लॉ काम ही नहीं करेगा। तो लॉ काम होने के लिए क्या बोला गया? टेक्नोलॉजी जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, तब जाके अगर ज्यादा लेबर लगाएगा ना तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझा? तो टेक्नोलॉजी जैसा था वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, तब जाके लॉ काम करेगा, वरना लॉ काम यस और नो। क्योंकि तुम्हारा लॉ क्या बोल रहा है? पहले बढ़ना चाहिए और बाद में, बट अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजी बढ़ गया सडनली, प्रोडक्शन तो धक्का धक वो नहीं होना चाहिए ना, तब लॉ काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो सर, दूसरा पॉइंट लिखो, सम इनपुट्स आर फिक्स्ड, सम इनपुट्स आर फिक्स्ड while other can be varied, while other can be varied, while other can be varied। बहुत बेसिक सा चीज है। तुम्हारा तुम लेबर को लगा रहे तो कहां लगा रहे लेबर को? लैंड, तो लैंड फिक्स है, क्या वेरी करेगा? तो ऐसा नहीं कि सब कुछ वेरी करेगा, कुछ फिक्स भी रखना पड़ेगा और कुछ वेरी भी करना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर लैंड वेरी कर जाएगा, अरे भाई साहब मेरे पास ये जमीन है, मेरे को पता है मैं इसमें 20 लेबर लगा सकता हूं। कितना? अब अगर मैं इसमें 20 लगाया, फिर दूसरा जमीन और ले आया उसमें 20 लेबर लगा दिया, फिर एक और जमीन ले आया उसमें 20 लेबर लगा दिया, प्रोडक्शन कभी कम होगा?
नहीं, तुमको एक ही जमीन में लगाना पड़ेगा, एक ही जमीन में, तब ना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद क्या होगा, कम होगा। तो तुम्हारा लैंड हमेशा एक ही रहना चाहिए, जो फिक्स रहना चाहिए, लैंड बदलना नहीं चाहिए। क्या वेरी करेगा, खाली लेबर। लैंड फिक्स है, वो फिक्स ही रहेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सम इनपुट आर फिक्स्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम अगर लैंड भी वेरी करता रहेगा तब तो प्रोडक्शन का लॉ काम ही नहीं करेगा, तब तो प्रोडक्शन बढ़ते ही चला जाएगा ना। तो इसीलिए लॉ काम करने के लिए सम इनपुट शुड बी फिक्स्ड व्हाइल अदर शुड बी वेरिड। पहला क्या था सर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। दूसरा क्या था सर, थर्ड पॉइंट और मेरे को अच्छा लगता है, लिखो ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, all the units of variable factor are homogeneous. All the units of variable factors are homogeneous and are equally efficient. And are equally efficient. इसका मतलब क्या हो रहा है समझो, उसका मतलब क्या हो रहा है समझो, इसका मतलब क्या हो रहा है समझो। मैंने जमीन पे लेबर लगाया, पहला लेबर एकदम गवार, उसको कुछ आता जाता नहीं है। दूसरा लेबर थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा। शुरू में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट ये लोग उतने गए गुजरे हैं, उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। शुरुआत में प्रोडक्शन मान लो 100 कपड़ा बनाया, कितना बनाया। अब उसके बाद लॉ क्या बोल रहा है, पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा, बाद में प्रोडक्शन, बट उसके बाद जो तुम लेबर लगा रहे है भाई, बहुत ज्ञानी ज्ञानी लेबर है, सब स्किल्ड लेबर है, तो प्रोडक्शन घटेगा ही नहीं, प्रोडक्शन क्या होते चले जाएगा। तो इसलिए बोला जो लेबर लगा रहा है सब एक जैसा होना चाहिए, जो लेबर लगा रहा है सबका दिमाग, सबका एफिशिएंसी, तब ना लॉ काम करेगा। शुरुआत में गवार को डाल दो, बाद में अच्छे को डालो, तब तो प्रोडक्शन धकाधक वो नहीं होना चाहिए। लेबर शुड बी होमोजीनियस, मतलब सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, समझा। तब ना ओवर क्राउड होगा, तब ना लॉ का जो चीज है वो काम करेगा। लॉ क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा बाद में तभी काम होगा, समझा मेरा बात। तीनों लॉजिकल पॉइंट है, समझा पाया क्यों ऐसा हो रहा है। पहला पॉइंट टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा बोल रहा हूं, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, कुछ इनपुट जो है वो फिक्स, कुछ इनपुट बेटा फिक्स रहेगा, कुछ इनपुट। तीसरा क्या बोला, ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल मतलब लेबर, शुड बी एंड इक्वली एफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझा मेरा बात, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, लास्ट है, लास्ट है। लिख लो लास्ट, द लॉ विल नॉट अप्लाई, द लॉ विल नॉट अप्लाई, बहुत बड़ा करके बोल दिया, इजी में समझ लो। द लॉ विल नॉट अप्लाई where the factors of production, where the factors of production must be used in fixed proportion। ये ऑलरेडी मैं समझाया तुम लोग को अभी समझ में आया कैसे समझाया, सुनो। तो लॉ विल नॉट अप्लाई वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स प्रोडक्शन। अरे भाई, अगर तुम पहले ऐसा बांट लेगा कि इस जमीन में 10 लेबर लगाएगा, इस जमीन में कितना लेबर लगाएगा, 12 लगाएगा, इस जमीन में कितना लगाएगा, तो तुमको पता ही है कि ऑलरेडी इतना इतना लगाना चाहिए। तो उसका मतलब तुम अपना फैक्टर्स को फिक्स प्रोपोर्शन में लगा रहा है ना, तब लॉ काम कहां से करेगा। लॉ काम कब करेगा, जब तेरे पास एक ही फैक्टर है, उसमें तुम बिना कोई प्रोपोर्शन के लगाते जा रहे और लगाते जा रहे, तब ना प्रोडक्शन बढ़ के बाद में क्या होगा। तो लॉ उस जगह पे काम नहीं करेगा, विल नॉट अप्लाई लिखा हुआ है गुनगुन, विल इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन, समझा मेरा बात, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज नहीं होना चाहिए, समझा मेरा बात। चारों का चारों पॉइंट मैं एक बार बोल देता हूं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा कांस्टेंट रहना चाहिए क्या, कुछ इनपुट फिक्स रह सकता है, कुछ इनपुट वेरी कर सकता है क्या। जो लेबर का क्वालिटी है, जो वेरिएबल फैक्टर का क्वालिटी है, वो होमोजेनियस होना चाहिए, इक्वली एफिशिएंट होना चाहिए क्या। और उसके बाद लॉ वहां पे अप्लाई नहीं करेगा जहां पे आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में लगा रहे हो, वहां पे लॉ अप्लाई नहीं करेगा। ये 4 अजम्पशंस है बेटा, क्या है, अजम्पशंस। ये अज्यूम हम लोग कर रहे हैं तब जाके लॉ काम कर रहा है, वरना लॉ बेटा काम नहीं करने वाला है, याद रखना। क्लियर हो गया मेरा बात, ये अजम्पशंस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। अच्छा, मैंने बोला था क्या कौन सा स्टेज में प्रोड्यूसर लोग ऑपरेट करना चाहता है, नहीं बोला था। कौन सा रैशनल स्टेज है, ऐसा कुछ बोला था। अच्छा, मैं काम करूंगा, मैं उसका वीडियो भेजूंगा तुम लोग को। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं वहां पे खड़ा था तब बोला था, रिकॉर्डिंग में आया नहीं, वो पॉज होगा।
कौन सा एक रैशनल स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर ऑपरेट करना चाहता है? चलो अगर नहीं भी बोला तो भी बताओ। एक प्रोड्यूसर कौन सा स्टेज में ऑपरेट करेगा? 1 में, 2 में या 3 में? तुम लोग तो पढ़ सकता है, तुम्हारे पास कॉपी है, 30 सेकंड का टाइम लो। एक प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में ऑपरेट करेगा? 1 में, 2 में या 3 में? बुक में मत देखेगा, बुक में तो आंसर डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में सब बुक देख लिया ना तुम लोग? बुक नहीं है, सेकंड में। द करेक्ट आंसर सेकंड में करेगा। क्यों बताओ? स्टेज 1 में सब अच्छा है, स्टेज 2 में गिर तो रहा है मगर एक्स्ट्रा तो मिल ही रहा है ना। टीपी याद करो, टीपी बढ़ रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट में। कॉपी खोलो स्टेज 2 में, देखो क्या लिखा है साधना। स्टेज 2 में टीपी बढ़ रहा है मगर बढ़ने का रेट क्या है? तो क्या फर्क, बढ़ तो रही है ना, बढ़ तो रही है मगर बढ़ने का रेट क्या है? थोड़ा कम है। यस और नो? बट जहां पे टीपी डिक्रीज हो गया वहां पे अपने तो स्टेज 1 क्यों नहीं करे? स्टेज 1 तो तेरे को अच्छा मिल रहा है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा, मगर ऑपरेट कहां तक करेगा तुम? स्टेज 2 तक ऑपरेट तो करेगा ही ना। तुम कुछ सोचो, तुम पुचका खाने गया, पुचका वाला तुमको बहुत फटाफट पुचका खिला रहा है, उसके बाद वो 15-15, 20-20 सेकंड लेट से खिला रहा है, मगर खिला तो रही है ना, नहीं खाएगा। मजा तो पहले में लेकिन मजा का बात नहीं रहा, खाएगा कब तक? जब तक मन तेरा ना भरे। तो मन कब तक भरेगा? जब तेरा पेट ना भरे। तो 20-20 सेकंड रुक के भी खा लेगा ना। खाली मजा मिलने से नहीं ना होता मैडम, ये तो समझा? चलो तो हाँ, इसका आंसर ध्यान रखना, स्टेज 2 रहता है, स्टेज 2। बुक में बोल्ड में करके लिखा, उसको रीड कर लेना घर में। देखो पेज नंबर स्टेज 2 जहां पे है तेरा, वहां पे लिखा हुआ है, मिला? उसको लिख लेना, रीड कर लेना। नहीं मिला? पेज नंबर 130 में मेरे पास, 130 में मेरे पास, उसको रीड कर लेना घर में। हाँ चलो हेडिंग दो, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। हेडिंग दो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये नया चीज है, ये तुम लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई नया चीज अगर कर रहा है मेरे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बट फर्स्ट वाला का वीडियो देख लेगा, बोल दे रहा हूँ आज, और कॉपी में मेंटेन करेगा उसको, पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में तुम भी नहीं किया था ना? किया था। LOPV क्यों लिख दिया? LOVP था ना रचिता? ठीक है, वो एडिट कर दो। मैं तो ये समझ जाएगा, LOPV या VP। मेरे को भेजा तो गया है। एविएशन सेक्टर होता है। हमें प्रशिदा से पूरा मंगवा दिया, करना क्या है? अरे वो तो मेरे पास नहीं करना था। हम भी सो रहे थे। चलो 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 चलो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है पहले समझो। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बोलता है? इसका 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज? ये लॉ क्या बोलता है बाद में बताऊंगा, पहले इसका स्टेज समझ लो। लॉ का लाइन 2 है, वो बात छोड़ दो। लॉ का 3 स्टेज होता है। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होता है? मीनिंग आ रहा है, लिखा हुआ है क्या? कंफर्म कर लो एक बार। लेकिन मैंने पढ़ा था पहले, तो मीनिंग भी था। खाली मीनिंग आ रहा है? हाँ, पिछले बार नहीं था शायद। चलो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेगा समझाने में, सुन लो। अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर जो मीनिंग वो बता दूंगा, क्योंकि मैं ये समझा पाऊंगा, जब भी समझा पाऊंगा तभी उसका मीनिंग बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज तुम लोग का है, लेकिन बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और तुम एक चीज समझो, इधर देखो, तुम इनपुट लगा रहे, क्या बोला मैंने? इस लॉ का क्या नाम है पहले बताओ तो। लॉ ऑफ
उसके पहले कौन सा लॉ पढ़े थे? लॉ ऑफ, अभी वाला लॉ ऑफ, यही तो। ये हमेशा शॉर्ट रन में काम करता है। किस रन में? ये हमेशा काम करेगा बेटा शॉर्ट रन में। तुम अपना प्रोडक्शन को याद है किससे बढ़ा सकता है? पहला क्लास ही वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा। शॉर्ट रन में अपने जब प्रोडक्शन करते हैं, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग वेरिएबल फैक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिक्स फैक्टर यूज नहीं करते। जितना उतना में संतुष्ट रखते हैं, राइट। मेरे को 4 महीने के लिए ट्यूशन पढ़ाना है, तो याद है बोला था कि मैं बोर्ड, टीवी ये सब थोड़ी ना इन्वेस्ट करूंगा। मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा? खाली व्हाइट बोर्ड से, टीवी वी से थोड़ी ना प्रोडक्शन करूंगा। तो शॉर्ट रन में आप खाली कौन सा फैक्टर यूज करते हो? और जितना फिक्स फैक्टर है बस उसी से काम चलता है। जो एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर है बस, कोई नया फिक्स फैक्टर, कोई मशीन लेते हो क्या? नहीं। क्या हायर करते हो? खाली लेबर से। लेबर से काम कराते हो कि आपके पास समय कम है, तो कौन सा फैक्टर यूज करता है? लेकिन लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में क्या यूज करेगा? फिक्स फैक्टर भी यूज करेगा, वेरिएबल फैक्टर भी यूज करेगा, राइट। लॉन्ग रन में नया मशीन खरीद सकता है, लॉन्ग रन में लेबर भी लगेगा। तो ये जो लॉन्ग रन में जो लॉ काम करता है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन में जो लॉ काम करता है, ये ऑलरेडी हम लोग का कल के लास्ट क्लास के लेक्चर में आज में कवर हो गया। बट अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये पहला बात कहाँ काम करता है? खाली लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकता हो, यानी मशीन्स भी लेगा। और अब इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, और इसमें क्या लिखा? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? लॉन्ग रन का लॉ या शॉर्ट रन का लॉ? इस लॉ का क्या नाम है? अरे लॉ ऑफ। तुम मान लो एक लेबर लगाया बेटा और एक मशीन लगाया, तेरे को 100 कपड़ा मिला। कितना कपड़ा? अगर तुम 2 लेबर लगा रहे और 2 मशीन लगा रहे, दोनों डबल डबल किया, लेबर डबल किया, मशीन डबल किया, तेरा अंदर से उम्मीद कितना होना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? 200 होना चाहिए, क्योंकि तेरा आउटपुट अगर 100 है पहले, तो अगर इनपुट डबल करे तो आउटपुट भी डबल होना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? खुश हो जाए कि रोल ले? खुश हो जाए, क्योंकि इनपुट जितना बढ़ाया आउटपुट इससे ज्यादा बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं? समझा? क्लियर? इसमें किस में ज्यादा चेंज हुआ? आउटपुट में, इनपुट में? श्योर हो? लिखना मत। मैं ऐसा बोल सकता हूं, वेन द, लिखना मत, पहले बोल रहा हूं, वेन द proportionate change in output is greater than, लिखना मत, पहले बोल दे रहा हूं, is greater than proportionate change in, it is called which scale? लिख क्यों रहे हो? It is called increasing return to, yes or no? किस में ज्यादा चेंज है, किस में कम चेंज है? अच्छा, अगर मेरा एक लेबर और एक मशीन लगा के 100 मिलता है, 2 लेबर 2 मशीन से कितना उम्मीद करता है? उम्मीद कितना करता है? उतना ही मिल रहा है, तो क्या हो गया? जितना उम्मीद के उतना ना मिला, दुख हो जाए, ज्यादा खुशी भी मनाने का जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही मिला। तुम 1 घंटा पढ़ के 20 मार्क्स लाते हैं, 2 घंटा पढ़ के उतना ही आया, बट 2 घंटा पढ़ के अगर 90 आ जाए तो वो कौन सा रिटर्न हो गया? 2 घंटा पढ़ के अगर 40 आ रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न। 3 घंटा पढ़ के 60 आएगा, 4 घंटा पढ़ के 80, 5 घंटा पढ़ के, 6 घंटा पढ़ के 120 कहाँ से आएगा? 100 ही मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न, यस और नो? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है खाली और खाली का, अमन से। अमन बहुत हंस रहा है। अमन, एक लेबर लगा के कितना मिल रहा है तुमको? 2 लेबर से कम कितना को उम्मीद होना चाहिए? कम से उम्मीद कितना का? लेकिन तुमको 200 नहीं मिल रहा है, तुमको कितना मिल रहा है? हाँ, वो तो 300 तो इंक्रीज। मेरा सवाल है, मेरे को ये दिखाना है डिक्रीजिंग रिटर्न। बोलो मैं क्या करूं, कितना दिखाऊं? तुम तो बहुत ज्ञानी हो, मेरे से ज्यादा जान चुके हो, कितना दिखाऊं? बोलो जल्दी से। 50? यस और नो? बोलो ना जल्दी, बोलो ना। 150 या 50? अरे 50 दिखा देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस स्टेज का नाम नेगेटिव नहीं अमन, डिक्रीजिंग है। तेरे को 100, 1 से 100, 2 से 200,
तो 200 से कम दिखाओ मगर 100 से ज्यादा दिखाओ, वरना तो 100 का 50 करेगा नेगेटिव हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन, इट इज कॉल्ड विद स्केल, डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग नहीं। और अगर जो 100 और 200 बराबर था वहां पे क्या लिखेगा, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 स्टेज होता है इसका, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। नेगेटिव नहीं हो, अरे नेगेटिव किस में होता है यार, लॉ ऑफ, देखो आई नहीं फिर भी सीख गई, लॉ ऑफ वेरिएबल मोशन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव उसमें, और इसमें और डिक्रीजिंग उसमें, और बेटर इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, वेरिएबल इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और खाली इस लॉ का डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, बुक में 2-3 डेफिनेशन है बट सबसे बेहतर जो वो मैं लिखा दे रहा हूँ, व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लिखो, द चेंज, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट। तुम लोग बुक से देखा क्या ये डेटा, जो लास्ट वाला 150 बोला तुम लोग, बोला ही नहीं। the proportionate change in output due to change in the scale of production, due to change in the scale of production, due to change in the scale of production is known as law of return to scale, is known as law of return to scale। ठीक है, एक आंसर घर से लर्न करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है छोटा सा डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बात कर रहा है। रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बोलते हैं, और रिटर्न टू स्केल, ये घर से लर्न करोगे, मैं पूछूंगा, याद रखना, बहुत इजी। एक शॉर्ट रन में काम करता है, एक लॉन्ग रन में काम करता है, एक में सारा फैक्टर वेरिएबल रहता है, एक में सिर्फ एक फैक्टर फिक्स रहता है, बाकी सारा वेरिएबल रहता है, ये सुन लो। तो ये सारा चीज है, ठीक है, ये डिफरेंस देख लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, थोड़ा वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक दो चीज बाकी आ जाओ। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने रिलेशनशिप कराया था लास्ट क्लास, टीपी एपी एमपी का, श्योर ना? हाँ लिख लो, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, पहले एपी एंड एमपी का करते हैं। किसका करते हैं सर? एपी एंड एमपी का करते हैं। 3 रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है सर? 3 रिलेशनशिप है, ऐसा बता दूंगा, देखो ध्यान से। ये किसका कर्व बनाया मैंने, जो गिरा दिया, बोलो ना, ये वाला किसका है यार? तो भूल गया क्या? एमपी नेगेटिव होता है ना, एपी का भी नेगेटिव। तुम लोग नहीं आया था लास्ट क्लास बट समझ में आ जाएगा, सुनो। क्या एमपी बढ़ रहा है, क्या एपी बढ़ रहा है बेटा? क्या एमपी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है। शुरुआत में चेक करो ना भाई साहब, कौन ऊपर है? पहला रिलेशन, व्हेन बोथ एपी एंड एमपी राइजेस, कौन ऊपर है? ग्रेटर देन एपी। स्टेज 2, दोनों गिर रहा है, कौन ऊपर है? तो व्हेन बोथ फॉल्स, एपी ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बढ़ रहा है, मैं दूसरा कलर का पेन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक चीज बढ़ते जा रहा है, कौन सा ग्राफ है ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ? एक जन अपने मैक्सिमम पे आया, फिर वापस, तो कौन मैक्सिमम पे आया? एपी आया। तो जहां पे एपी मैक्सिमम, वहां पे दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जहां पे एपी अपने एमपी मैक्सिमम, लास्ट क्लास समझाया था ना, जहां पे एपी एमपी दोनों, वहां पे जहां पे एपी एमपी मिल रहा है दोनों, वहां पे कौन मैक्सिमम पे होगा? एमपी का मैक्सिमम तो ऑलरेडी आ चुका है, जल्दी देखो, उसके तो बेचारा गिरना स्टार्ट हो गया। तो एमपी का मैक्सिमम पे नहीं मिलता है, बोलो किसका मैक्सिमम पे मिलता है? कौन पहले मैक्सिमम पे पहुंचता है, कौन बाद में पहुंचता है? और एपी के मैक्सिमम पे दोनों मिलेगा। तो ये 3 रिश्ता हुआ, कितना रिश्ता? 3। लिखो, नंबर 1,
when both AP and MP rises, when both AP and MP rises, when both AP and MP rises, कौन ऊपर है कौन नीचे है, बोलो जल्दी से। MP greater than AP, MP is greater than AP। ठीक है। नंबर 2, when both AP and MP falls, क्या होगा? AP is greater than MP, very good, sorry। Number 3, when both AP and MP are equal, दोनों जब बराबर है, कॉमा डैश इज मैक्सिमम। क्लियर? AP is maximum, right? When both AP and MP are equal, AP is maximum। ठीक है। सुनो, एग्जाम में आएगा ना रिलेशनशिप, तो पहले बेटा AP का डेफिनेशन लिखेगा, फिर MP का डेफिनेशन लिखेगा, फिर रिलेशनशिप लिखेगा, फिर ग्राफ बनाएगा। अब अगर 2 मार्क्स में आया सर, क्या आया, तो खाली एक एक आएगा डेफिनेशन और 3 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो बहुत ही छोटा छोटा है, तो डेफिनेशन और रिलेशनशिप। क्या बोला, समझा मेरा बात? अगर ज्यादा मार्क्स में है 3 मार्क्स में, तो फिर रिलेशनशिप और डायग्राम। अगर 8 मार्क्स रिलेशनशिप नहीं ना पूछेगा डायरेक्ट, रिलेशनशिप जैसा चीज 8 मार्क्स में नहीं पूछ सकता खाली, या तो पूरा पूछेगा एक्सप्लेन द स्टेजेस, तो उसको तुम समझो 8 मार्क्स में, नहीं क्या? नेक्स्ट, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन। पहले हम लोग 2 जन का रिलेशनशिप का बात की, किस किस का? अब वापस से 2 जन का रिलेशनशिप का बात करेंगे। अब वापस से 2 जन का रिलेशन, किस किस का रिलेशनशिप का बोलो तो, सोचो तो। TP MP, और लास्ट में बुक में भी नहीं होगा आई थिंक सो। ठीक है, क्योंकि TP का रिश्ता MP के साथ जुड़ता है, राइट? क्योंकि MP का TP का चेंज होता है, उसी को तो क्या बोलते हैं? TP का चेंज ही तो MP होता है ना बेटा। TP का चेंज ही क्या होता है? MP होता है, राइट? तुम एक बार शेड्यूल देखो, तुम लोग दोनों जन, उसको TP का चेंज दिखा दो, MP कैसे हो रहा है एक बार दिखा दो। TP का चेंज दिखा दो एक बार, MP कैसे होता है, थोड़ा समझ पाएगी वो। TP का चेंज दिखा दो कैसे, TP का जो बदलाव आ रहा है वही MP है, TP का जो बदलाव आ रहा है वही MP है। देखो, अरे ऊपर शेड्यूल देखो, शेड्यूल डायग्राम का है, दिख रहा है, शेड्यूल देखो, डायग्राम का है, दिख रहा है, शेड्यूल देखो। TP का चेंज दिख रहा है, पहले 100 था, फिर 220 था, है ना? तो 120 आया MP, फिर 220 से 360 हुआ, 140 आया, फिर 520 हुआ, तो 160 आया, फिर 650 हुआ, तो 130 आया, ऐसा था ना? फिर 780 हुआ, क्या 750, तो कितना आया? 100, ऐसा करके, राइट? चलो अब डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP। मैं 3 पॉइंट लिख देता हूं, तुम लोग भर देना, आधा लाइन, आधा से ज्यादा मैं भर देता हूं, एक वर्ड तुम लोग भर देना लास्ट, ठीक है? When TP increases at an increasing rate, MP is इंक्रीजिंग या राइजिंग, कुछ भी चल जाएगा, या MP राइजेस भी कर सकता है, MP राइजेस। जब TP शुरुआत में देखो, TP बहुत अच्छा से बढ़ रहा था, तो MP बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। ये सॉन्ड नो पीयूष, TP बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है अच्छा रेट में, MP भी। उसके बाद अमन, TP का बढ़ने का रेट थोड़ा कम हो गया, तो MP फॉल कर गया। यस और नो? when TP increases but at a decreasing rate, MP falls, है ना? इसका 4 रिलेशनशिप लिखा दूंगा तुम लोगों को। नेक्स्ट, जब TP अपना मैक्सिमम पे आ गया, चेक करो तो TP का मैक्सिमम कितना है पूरा टेबल में? 880, उसमें MP कितना उस समय? वेरी गुड। When TP is maximum, MP equal to 0। TP जब मैक्सिमम पे था ना पीयूष, MP कितना था? 0। देख पा रहा है? क्या है? नूरुद्दीन, लास्ट जब TP गिर जाएगा तो MP नेगेटिव हो जाएगा। When TP decreases,
तो MP बिकम्स, लिख लिया है, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। क्या हो गया बेटा, रिलेशनशिप का टॉपिक स्किप मत करना, एक ना एक रिलेशनशिप आ ही जाता है एग्जाम में, समझा, क्योंकि अपने चैप्टर में आगे कॉस्ट भी है, वहां पे रिलेशनशिप आएगा ही आएगा, तो आपको सारा 3-3 4-4 पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी अगर आ गया ना तो सुनो ध्यान से, ऐसा डायग्राम बनाएगा, ये देखो सपोज ये टीपी बना, ज्यादा गिरा दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए समझ लो। और एमपी, ध्यान से, मैंने लास्ट डे बताया था ना, टीपी का जो मैक्सिमम होगा ना, ये वहीं पे एमपी बेटा 0 होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए तेरा, समझ रहा मेरा बात। टीपी का मैक्सिमम एमपी का, और टीपी जब गिरना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये सुनो, जब टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ेगा, उसके बाद एमपी, जब टीपी का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा तो एमपी घटना स्टार्ट हो जाएगा, और जब टीपी मैक्सिमम होगा एमपी, और टीपी डिक्रीज एमपी नेगेटिव, समझा मेरा बात, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जो लास्ट डे तुम लोग बनाया था, याद है ना, क्लियर ना, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इस चैप्टर में आई डोंट थिंक कुछ है, नेक्स्ट डे पूरा पूछूंगा, ओरल एग्जाम लूंगा, समझा। एक चीज कंफर्म कर लेगा स्कूल में, क्या बोलो तो, अरे जो बोला यार, क्या कंफर्म करेगा, क्या कंफर्म